नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। बीते दिनों एशियन खेलों में भारत के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एथलीट्स के साथ आज पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनके प्रदर्शन के लिए उनको शुभकामनाएं दी। क्या कही प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर खास बातें और कैसे देश की प्रतिभाओं को मिल रहे समर्थन से देश में नए नए कीर्तिमान खेल के मैदान में स्थापित हो रहे हैं, इस विषय पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्यों बढ़ रही हैं लगातार मुश्किलें। होगी बात हमास के प्रति समर्थन जताकर क्यों फंस गई कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स से मिलकर दी शाबाशी। कहा खिलाड़ियों के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिणाम से देश में है उत्सव का माहौल। नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान में साथ आने का किया आह्वान। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में नारी शक्ति के अनुकरणीय प्रदर्शन को सराहा। कहा बेटियों ने जीते आधे से ज्यादा मेडल, आने वाली पीढ़ियों के एथलीट्स के लिए तैयार किया रास्ता। हमास आतंकियों के खिलाफ गजा में इजराइल का भीषण सैन्य अभियान जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की मानवीय गलियारा बनाने की अपील। लगातार बढ़ती जा रही है मृतकों की संख्या। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की फोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने मुश्किल की इस घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहने का दिया आश्वासन। दिल्ली में इजरायली दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत। अदालत ने 3 दिन और बढ़ाई ईडी की हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद बढ़ी राजनीतिक सरगर्मियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी की जनसभा। 2010 के कथित भड़काऊ भाषण मामले में कसेगा लेखिका अरुंधति राय पर शिकंजा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। प्रथम दृष्टया में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B और 505 तहत बनता है मामला। आईसीसी विश्व कप में डेविड मलान के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराया। वहीं दूसरे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 345 रन का लक्ष्य। आप देख रहे थे सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स के दल के साथ बातचीत की आज और उन्हें संबोधित किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीट्स के उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उनके भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास था। भारत ने एशियाई खेलों में इस बार 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक हासिल किए हैं। जीते गए पदकों की कुल संख्या के सिलसिले के लिहाज से अगर देखा जाए तो एशियाई खेलों में यह भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट्स, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि सहित युवा, कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीएम ने कहा कि ये एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने एक तरफ तो खिलाड़ियों से बच्चों को सही खान-पान अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा, तो दूसरी तरफ युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखने में खिलाड़ियों के योगदान को जरूरी बताया। देश इस समय
ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। हमारे युवाओं को आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाहता हूं। आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता हैं और सही रास्ते पर जाकर के आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो गलत रास्ते पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात मानेगा और इसलिए आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों के इतिहास रचने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि खिलाड़ियों ने आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम ने नारी शक्ति के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं। देश में खेल और खिलाड़ियों के विकास का जिक्र करते हुए पीएम ने खेलो इंडिया अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में से बहुत से नाम इसी अभियान से निकले हैं। पीएम ने खेल के क्षेत्र में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास को रेखांकित किया और कहा कि खिलाड़ियों के उभरने में पैसों की कमी कभी नहीं आने दी जाएगी। इस समय 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है। इस योजना के तहत अब करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोशिशों के लिए पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों ने जितने भी खेलों में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर में कोई ना कोई मेडल जरूर मिला। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। पीएम ने मेडल तालिका में शामिल कम उम्र खिलाड़ियों को बधाई दी। ब्यूरो इनपुट के साथ सुचित्रा, तापस भट्टाचार्य और मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन के अगले हिस्से में इस खबर पर हम चर्चा भी करेंगे कि उससे पहले कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर। आम आदमी पार्टी लगातार मुश्किलों में घिरती दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिमांड आज 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के ठिकानों पर आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापेमारी की है। इस बीच भाजपा ने जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने नेताओं के समर्थन में सड़कों पर उतरे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईमानदारी की दंभ भरने वाली पार्टी को ना तो कोर्ट से राहत मिल रही है और ना ही जांच एजेंसियों के दायरे से छुटकारा। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हिरासत अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में 5 दिन रहने के बाद उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत में बताया कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी हिरासत अवधि बढ़ाई जाए। एजेंसी ने दावा किया कि जो दस्तावेज उन्हें मिले हैं उससे यह पता चलता है कि शराब का लाइसेंस पास करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद पिछले सप्ताह बुधवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। उधर भाजपा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। मंगलवार को दिल्ली के चौक चौराहों पर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और ईडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो वहीं भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि झूठ और आम आदमी पार्टी के बीच गहरा संबंध है।
आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ईडी को जो साक्ष्य मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जिनसे आम आदमी पार्टी के और लीडर इस बड़ी भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं या जिनका हाथ है, उनको तो पकड़ना ही चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार के सुबह सुबह एक और विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़ा मामला दर्ज किया था। इसी मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा कि यहाँ से ऐसी डायरियां, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं। बता दें, ईडी ने साल 2022 में भी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ओखला के आप विधायक पर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए जमीन घोटालों का आरोप है। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले साल इस मामले में अमानतुल्लाह खान के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक करके अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के आधार पर कार्यान्वित योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही थी। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुए उपायों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि और संबंधित उद्देश्यों के लिए ड्रोन से लैस करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री को इसे लागू करने की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिन बिंदुओं की समीक्षा की गई उनमें महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण से लेकर गतिविधि की निगरानी तक शामिल है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत में जन औषधि स्टोर की संख्या वर्तमान में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक ले जाने की बात कही थी। इस पहल का उद्देश्य सस्ती दवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने इस विस्तार के लिए कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की। और बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबर की। 5 चुनावी राज्यों में तारीखों के ऐलान के बाद से अब रैलियों का दौर जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना पहुंचे तो वहां की केसीआर सरकार पर वो तीखे प्रहार करते नजर आए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में थे, जहां उन्होंने शिवराज सिंह की भाजपा की सरकार पर हमला बोला। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने रैलियों के माध्यम से जनता तक पहुंचना शुरू कर दिया है, तो प्रत्याशियों के नाम भी तय होना तेज गति से शुरू हो चुके हैं। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अपने नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में थे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में डेरा डाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरा। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना की सरकार 10 साल तक चली, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीब, किसान, दलित और आदिवासी का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री केसीआर का एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर आदिवासी नौजवान को नौकरी और शिक्षा दिलाना। ये केसीआर की जो सरकार है 10 साल तक चली। 10 साल तक केसीआर ने तेलंगाना के गरीब का काम नहीं किया। किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? किसान का काम नहीं किया। किया है क्या? दलित का भी नहीं किया और आदिवासी का भी नहीं किया। मुझे बताओ ट्राइबल भाइयों बहनों, केसीआर सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या? उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। इधर कांग्रेस के दिग्गज मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में जुटे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राहुल गांधी ने ब्योहारी और शहडोल में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर आदिवासी वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। चुनावी राज्यों में अब धीमे धीमे प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर न्यूज नाइट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक से जाने से पहले बुलेटिन के शुरुआती हिस्से में हमने खबर दिखाई थी, प्रधानमंत्री मोदी आज उन खिलाड़ियों से मिले थे, उन एथलीट से मिले थे जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े तमाम अन्य लोगों से भी मुलाकात की थी। और इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा, और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, खेल रहा इंडिया, खिल रहा इंडिया। क्योंकि खेलेगा तभी खिलेगा इंडिया, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने तमाम संबोधनों में करते हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूनम बेनीवाल जी हैं, जो कि सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा टॉप्स जो स्कीम है उसके तहत भी वो काम कर रही है। बहुत स्वागत है पूनम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश थपलियाल जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, क्योंकि हम जब एशियन गेम्स की बात करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, 107 पदक, 28 स्वर्ण, ये हासिल कर लेना महज एक दिन की कोशिश या नतीजे के तहत इसको नहीं आंका जा सकता। ये बहुत लंबी मेहनत होती है। खिलाड़ी के नाते आप इसको बेहतर बता पाएंगे। कैसे आप देखती हैं तमाम उन कोशिशों को जो हाल फिलहाल के वर्षों में शुरू की गई है तमाम योजनाओं के माध्यम से? देखिए, मैं शुरू से यही कहती आ रही हूँ कि ये एक ओवरनाइट वर्क नहीं है। इसके लिए सालों की मेहनत लगी है, स्कीम्स हैं, और आज के दिन सरकार, समाज और स्कॉलरशिप्स इकट्ठे होकर काम कर रही है। सरकार के मायने में ये कहना चाहूँगी मैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, खेलो इंडिया स्कीम्स हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। खेलो इंडिया के तहत जो 3000 बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको 10,000 पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाता है। फिर उसके बाद जो टॉप्स की स्कीम है, डेवलपमेंट स्कीम है, जो टॉप्स डेवलपमेंट के बच्चे हैं उनको 25,000 पर मंथ दिया जाता है, जो 2024 के नहीं 2028 और 32 की तैयारी कर रहे हैं। फिर उनकी जो एलीट स्कीम है, टॉप स्कोर ग्रुप, वो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक पूरा पिरामिड बना है इसके लिए, और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान के थ्रू सारा काम होता है। ये सरकार की बात है। समाज में हम परिवार को, कोचिज को, सब लोग कह सकते हैं कि भी एक स्पोर्ट्स कल्चर बन रहा है। इसके अलावा स्कॉलरशिप में इसलिए कह रही हूँ, आज के दिन CSR फंडिंग भी इन्वॉल्व हो रही है।
CSR फंडिंग REC है, NTPC है, जो अलग अलग स्पोर्ट्स को करोड़ों रुपए हेल्प कर रही है और हर लेवल पे स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो ये जो 100 के पार हुआ है, एक दिन का काम नहीं है जी। और इस चीज के साथ अब प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं, जैसे कोई बच्चा मेडल जीत के आता है और घर आता है, शाबाशी देना उसको, फिर उसको ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम भी कह रहे हैं और ये भी कहते हैं कि आपने खाता नहीं खोला, पूरा रास्ता दिखा दिया एक दिशा के साथ। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बहुत मायने रखती है। राकेश जी, आपके साथ में दशकों से खेल के बारे में लगातार हम चर्चा करते रहे, आपने तमाम बदलाव को बहुत बारीकी से और करीबी से देखा है, क्या कुछ चीजें बदली हैं। जब अब की बार 100 के पार, मतलब हम इस प्रकार के राजनीतिक का कह सकते हैं ना नारे सुनते हैं, लेकिन खेलों को लेकर, पदकों को लेकर इस प्रकार से हम ये कोशिशें देखें, आपको लगता है कि ये जो एक बदलाव है, ये एक नया जो इकोसिस्टम तैयार हुआ है खेल और खेल के मैदान को लेकर, आपको लगता है ये एक बड़ा बदलाव के साथ जिसकी वजह शायद हमको ये नतीजे मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ा बदलाव की एक बड़ी वजह यही है कि जैसे आपने कहा कि इस बार 100 के पार, तो पहले होता था कि नारा तो दे दिया, वो चीज हुई कि नहीं हुई। आज ये हो रहा है कि आपने नारा दिया 1 महीने पहले और 1 महीने बाद आप देख रहे हैं कि वो चीज सामने हमारे आ गई कि हम 100 के पार हो गए। और जो भी दल हमारा जाता है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये पहले से बेहतर प्रदर्शन करके आएगा। तो हर खिलाड़ी के अंदर ये भावना है कि उसे आज हर सुविधा मिल रही है। खिलाड़ियों के पास शिकायतें बहुत कम होती हैं, तो ये एक बड़ी चीज इस सरकार की है। एक बड़ा बजट इसके लिए रखा गया, कहाँ 13-14 में 874 करोड़ का बजट होता था, आज 2254 करोड़ रुपए का बजट है। देखिए बजट को भी छोड़ दीजिए, जो खिलाड़ी सुविधा मांगता है उसको वो मिलती है। और जो विदेश में ट्रेनिंग की जो चीज है, जो टॉप्स स्कीम के तहत खिलाड़ी को कुछ दिन विदेश में ट्रेनिंग के मिलते हैं, वो एक बहुत बड़ी सुविधा है। उसमें ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ियों के साथ जब ट्रेनिंग करते हैं, उन चैंपियंस के साथ जिनका मुकाबला उनका ओलंपिक्स में होगा, एशियन गेम्स में होगा, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम ट्रेनिंग में इनके काफी नजदीक जा रहे हैं या ट्रेनिंग के दौरान हम इनको हरा पा रहे हैं, तो हम इवेंट के अंदर भी इसको हरा सकते हैं, ओलंपिक्स के अंदर भी इनको हरा सकते हैं, एशियन गेम्स के अंदर इनको हरा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस कोच को खिलाड़ी चाहते हैं उनको वो कोच दिया जाता है जी। और खिलाड़ियों की मेहनत भी, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खिलाड़ियों के माता पिता का भी वंदन है, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को बनाने में शुरुआती तौर पे, देखिए क्या होता है जब बच्चा स्कूल में होता है और वो कुछ नहीं होता, तो उसके माँ बाप को अपना पेट काटना पड़ता है उस बच्चे के लिए जूता खरीदने में, उस बच्चे के लिए ड्रेस खरीदने के लिए, खेल की, उसके लिए खुराक का इंतजाम करना। मतलब अगर 4 केले भी बच्चे को रोज खिलाने हैं तो उसके लिए भी एक जो गरीब घर का परिवार है उसको अपना पेट काटना पड़ता है, 2 रोटी अपनी कम करनी पड़ती है, तब एक खिलाड़ी को वो देते हैं। लेकिन उनको ये भरोसा है कि अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे लेवल पे आ गया, स्टेट लेवल पे आ गया, अच्छा कॉलेज में करने लगा, तो फिर सरकार उसका ऐसा ध्यान रखेगी कि उसके लिए सारी सुविधाएं उसके सामने आ जाएंगी। तो बच्चों में भी ये कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं होगा कि हम अच्छा करें और हमारा प्रदर्शन स्टेट लेवल पे इग्नोर हो जाए, या राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करें हमारा प्रदर्शन इग्नोर हो जाए। इग्नोरेंस वाली बात नहीं है कि जैसा पूनम जी ने कहा, इनके जैसे ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखते हैं, उनके डाटास देखे जाते हैं, उनके प्रदर्शन देखे जाते हैं। खेलो इंडिया की स्कीम ग्रास रूट लेवल से आई। मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार बने थे, इन्होंने कहा था कि मैं देश के हर जिले से एक व्यक्ति को ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते हुए देखना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा था ये कैसे संभव होगा, जिला स्तर, गांव देहात, वहां तो सुविधाएं नहीं है जी। लेकिन खेलो इंडिया की स्कीम के जरिए जो सुविधाएं खिलाड़ियों के घर तक पहुंचाई गई, मतलब उनके घर के आसपास उनको वो चीजें मिली। खेलो इंडिया के जो सेंटर्स हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर हैं, वो जो शुरुआती खिलाड़ी उनके लिए, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो तगड़े खिलाड़ी हो जाते हैं जब उनके लिए, तो हर तरह की सुविधाएं आपके घरों के आसपास गांव-गांव तक पहुंचाने की जो स्कीमें बनाई गई और वो कारगर रही, तो उसका नतीजा आज हमारे पास यहाँ पर सामने है। और लड़के लड़कियों को देखिए बराबरी पर रखा गया, टीम इवेंट में और व्यक्तिगत इस पे, दोनों में स्तरों पे जो है खिलाड़ियों को बराबरी। आप जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे एक चीज ये भी लगी कि आपने कहा ना कि एक परिवार को लगता है कि एक स्तर तक अगर हम अपने बच्चे को ले गए फिर सरकार चिंता करेगी, हमारी चिंता नहीं है। पूनम जी आपसे सवाल ये, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री ने कहा ना 50% से ज्यादा बेटियों ने हमारे बेहतर करके दिखाया। जब हम खेल में ही नहीं बल्कि बेटियां बेहतर करती हैं, तो ये भी बदलाव कितना बड़ा है और इसको आप ग्राउंड में या खिलाड़ियों के बीच में कैसे महसूस करती हैं? देखिए समाज के लिए, खेल जगत के लिए नहीं, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है जी। जैसे कहते हैं ना, आप एक वुमेन को एजुकेट करेंगे तो पूरे परिवार को एजुकेट कर रहे हैं। तो कोई वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा करती है तो देखिए वो अपने खुद का परिवार, आने वाले परिवार के लिए एक स्पोर्ट
कल्चर लेके जाती है। तो बहुत बढ़िया चीज है हमारे लिए कि वुमेन कंधे से कंधे मिला के हमें मेडल्स दे रही है। और फिर एक खिलाड़ी के नाते, एक कोच के नाते और आज के दिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते मैं खिलाड़ी के प्रति एक चीज समझती हूँ, फैसिलिटी डिनाइड इज बेटर देन फैसिलिटी डिलेड। आज के दिन सरकारी अफसर के तौर पे काम करते हुए जो प्रॉम्प्टनेस मैंने आज देखी है, शायद पहले उस तरह का प्रॉम्प्टनेस हमारे टाइम में हम नहीं थे। आपको जो चीज चाहिए उसी टाइम आपको प्रोवाइड हो रही है। अब जैसे मैं टॉप्स में क्लोजली काम कर रही हूँ, जो आपको सपोर्ट चाहिए, ये जो स्कॉलरशिप की बात की मैं, उसके अलावा आपको अच्छे कोचेस का सपोर्ट चाहिए, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट चाहिए। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट में भी आपको बायोमैकेनिस्ट चाहिए, फिजियोलॉजिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं चाहिए, प्लस एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर में कॉम्बैट स्पोर्ट्स है तो अलग अलग पार्टनर से कैसे खेलना है। और जो वुमेन की बात है, खेलो इंडिया के तहत एक वुमेन्स वर्टिकल है जिसके तहत हम अलग अलग 24 गेम्स में, 24 स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में अलग अलग वुमेन्स लीग कराते हैं, जिसके थ्रू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसके डेवलपमेंट पे काम होता है। तो ये सब सही ट्रैक पे जाने वाली बातें हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो एशियन गेम्स में अभी मेडल्स आए हैं, ये ओवरनाइट वर्क नहीं है। ये इसके लिए बहुत ही एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की मेहनत है और जो आज रंग ला रही है। बिल्कुल, जो रंग ला रही है वो रंग दिखाई भी पड़ रहा है। राकेश, आपको लगता है कि टैलेंट हमारे देश में पहले नहीं था, अब अचानक से आ गया? ऐसा नहीं है, टैलेंट पहले भी रहा होगा, लेकिन बात मौके की है, बात उस पारदर्शिता की व्यवस्था की है जिसके तहत उसको पारदर्शी तरीके से अब मौका मिल पा रहा है। आपको लगता है कि ये जो एक भरोसा, एक विश्वास बहाली, ये भी खेल के मैदान पर टैलेंट को जाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक माहौल दे रहा है? नहीं, बिल्कुल। आपने देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है, लेकिन ये पहली बार ऐसी केंद्र सरकार हमने देखी है कि जो राज्यों के ऊपर उतना निर्भर नहीं है, बल्कि राज्यों को जो वो सुविधाएं मांगते हैं उनको दे रही है। आज पूरे देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, राज्य भी अपने लेवल पे कर रहे हैं जितना खिलाड़ियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज वहां पर जा रही है, उससे अच्छे कोचेस जगह जगह पर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, जब मैंने अभी वहां गया था तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए वो मैंने वहां पर देखे, तो वहां पर हेल्थ एटीएम बनाए जा रहे हैं स्टेडियम्स के अंदर, ताकि खिलाड़ियों को छोटी मोटी बीमारियां अगर होती हैं या कोई प्रॉब्लम आती है अभ्यास के दौरान या किसी आयोजन के दौरान, तो वो वहीं पर ही उनका मतलब डॉक्टर इलाज कर देंगे, उनको देख लेंगे। तो ये इस तरह की बड़ी फैसिलिटी चीजें शुरू हो रही हैं। खिलाड़ियों को पैसे की कोई कमी नहीं है, और राज्यों के अंदर भी इससे बड़े प्रेरित हो रहे हैं राज्य भी, और वो भी बड़ी बड़ी स्कीमें खिलाड़ियों के लिए निकाल रहे हैं कि केंद्र सरकार का सपोर्ट प्लस राज्यों का जो समर्थन है वो खिलाड़ियों को बहुत फायदा दे रहा है। और तमाम ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश का मैं जानता हूं कि उन्होंने अब ये कर दिया कि हम भी अपने लेवल पे खिलाड़ियों को विदेश भेजेंगे और अपने लेवल पे खिलाड़ियों को अच्छी इनामी राशि भी दे रहे हैं, अच्छी खेल की सुविधाएं, अच्छे इक्विपमेंट उनको मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिना अच्छे इक्विपमेंट के आप किसी भी लेवल पे कर लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते। जब एक वर्ल्ड क्लास, पहले क्या होता था, हम टूटे हुए इक्विपमेंट से हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते थे, पदक जीतते थे जूनियर लेवल पे। मुझे याद है कि एक शूटर नवनाथ फट्टाडे ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, तो उसकी जो गन थी वो उस पर पट्टियां बंधी हुई थी कपड़े की, तो उसको लेके फिर जो एशियन राइफल शूटिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि भाई इस बच्चे को मेरी तरफ से आप अच्छी गन दिलवाओ, इसको जितना हो सकती है। तो वो स्थितियां अब नहीं, अब खिलाड़ियों को इक्विपमेंट टॉप क्लास मिलता है, फैसिलिटीज पूरी मिलती है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इससे पूरे देश में हर परिवार के अंदर ये भरोसा जगा है, और हर परिवार ये चाहता है कि हमारे घर से एक बच्चा निकले। स्कूलों के अंदर ये चीज आई है कि भाई जब सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, सारी सुविधाएं दे रही हैं, तो स्कूल्स भी उसमें आए, क्योंकि स्कूलों के लिए देखिए चैंपियनशिप भी हो रही है स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पर। जो खेलो इंडिया गेम्स जो शुरू किए गए वो ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों को ऊपर लाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। और जो भारतीय ग्रामीण एक जो इलाके हैं वहां से एक नए प्रकार का टैलेंट लगातार निकल के आ रहा है, ये भी हमारे देश के लिए अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। पूनम जी, नए खेलों में मेडल्स आना और कम उम्र के खिलाड़ियों के माध्यम से दुनिया के इस प्रकार के मंच पे बेहतर प्रदर्शन करना, ये भी दो ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में देश गौरव महसूस कर रहा है। लेकिन इस दिशा में कैसे और तेजी से आगे बढ़ा जाए, आपको लगता है कि वो एक बेहतर मुकाम की दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कम उम्र के बच्चे मेडल लेके आए हैं, तो उससे क्या है, एक स्पोर्टिंग नेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि भी एक खेल के माध्यम से हम नेशन को भी ग्रूम कर रहे हैं। इसमें कम उम्र के बच्चों के मेडल आना, इट मींस ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपटीशन स्ट्रक्चर,
जो डोमेस्टिक लेवल पे इम्प्रूव हुआ है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अलग अलग CSR फंडिंग से खेलो इंडिया के तहत नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और अलग अलग माध्यम से जो डोमेस्टिक स्पोर्ट्स कल्चर ग्रूम हो रहा है। अब खेलो इंडिया के शुरू होने से आपकी एक फेडरेशन की नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, हर एक एज ग्रुप में स्कूल गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, तो बच्चों को 2-2, 3-3 कंपटीशन मिल गए हैं जिनसे उनका टेक्निकल और टैक्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है और फिर वही वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मेडल ले रहे हैं जी। तो इसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इकोसिस्टम में आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और आपको स्पोर्ट्स साइंसेज मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी 2018 में हमारे पास 24 अलग अलग, आज के दिन 24 अलग अलग NCA हैं, उसमें बस 64 ही स्पोर्ट्स साइंटिस्ट थे। आज के दिन 294 हैं, मोर देन 4 टाइम्स। इसके अलावा अलग अलग हमारे पास 24 NCOE हैं जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है। 69 के करीब STCs हैं जिसमें अलग अलग गेम्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं एक ही स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी एक तरीके से जो क्षमताएं हैं वो उसका विस्तार हो रहा है। वक्त लगभग खत्म हो गया है। राकेश जी, एक बहुत छोटा सा जवाब, जो खिलाड़ी मेडल नहीं ला पाए, जो पदक वीर नहीं भी बने, उनका भी हौसला अफजाई टॉप लीडरशिप से, ये भी कहीं ना कहीं एक नेतृत्व प्रदान करता है हमारी टीम भावना को। देखिए, ये तो बहुत ही हौसला बढ़ाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर जो लोग पदक से चूक जाते हैं उनसे भी खुद फोन पे बात करते हैं, जब इंटरनली मिलते हैं उनके साथ तब उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होता है। हर खिलाड़ी के जीवन में वो चीज आता है कि जब वो पदक से चूक जाता है, लेकिन उसको आगे के लिए जो प्रेरित करता है, जो टॉप लीडरशिप वैसा करती है, तो वो निचले स्तर तक चलता है। हमारे खेल अधिकारी भी उनका हौसला बढ़ाते हैं और ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं कि जो अगर पिछली चैंपियनशिप में पदक से चूके होंगे तो वो अगली में पदक जीत कर आते हैं। बिल्कुल, और बहुत निश्चित तौर से जब ऐसा माहौल मिलता है, नेतृत्व मिलता है, तो उसका एक नतीजा भी दिखाई पड़ता है जो हमें एशियन गेम्स से दिखाई पड़ा इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, और पूनम जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, आपको रूबरू कराएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। भारत से सैकड़ों मील दूर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की तपिश भारत में भी राजनीतिक रूप से अब दिखने लगी है। कल कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन करने के कांग्रेसी प्रस्ताव पर देश में विवाद पैदा हो गया है। आतंकवादी संगठन के प्रति समर्थन जताने के कांग्रेसी बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है। इस बीच लेफ्ट पार्टी भी फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के नाम पर इजराइल विरोध पर उतर आई है। ये पूरा विवाद वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में तो कांग्रेस खड़ी नजर आई, लेकिन इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद से विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादी गुट हमास के प्रति हमदर्दी दिखाने को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, तो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कांग्रेस की नीति पर उसे जमकर घेरा है। भारत का विचार विश्व स्तरीय, विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के आधार पर होता है और इसी आधार पर भारत निर्णय लेता है। तो भारत सरकार
का जो निर्णय या जो बयान है वह इस आधार पर होता है, लेकिन कांग्रेस का बयान जो होता है उनकी एक विकृत मानसिकता का परिचय होता है। देखिए, इतना भयानक इशारा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों का समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं जैसे जैसे वीडियो आज आए हैं हमास के इजराइल पे अटैक के, इसके बाद भी कांग्रेस हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में अगर आज बयान दे दिया है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग आतंकियों के समर्थक हैं और ये देश ये देख करके स्तब्ध है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में देश के वाम दल भी फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सीपीआईएम नेता वृंदा करात अपने बयान में फिलिस्तीनी लोगों की चिंता तो कर रही हैं, लेकिन इजराइल के प्रति उनका रुख पूरी तरीके से अलग है। कि हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं हमास का कतई सवाल नहीं है, ये हमास का समर्थन का भी सवाल हमारे पार्टी का बिल्कुल नहीं है, सवाल है पैलेस्टाइन का। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से भारत ने स्पष्ट रूप से इस आतंकी हमले की निंदा की है और किसी भी प्रकार के आतंकवाद को समर्थन न देने की बात कही। भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात भी दोहराई, लेकिन देश की नीति से इतर कांग्रेस के प्रस्ताव और लेफ्ट पार्टी के बयान पर उसके कई सहयोगी दल भी खुलकर समर्थन नहीं कर रहे और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आपसी समझ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कई दलों ने बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। कंडमनेशन हर उस एक्ट का होना चाहिए जो बर्बर है, चाहे हमास की ओर से हो और इजरायली फोर्सेस की ओर से हो। भारत भी आतंकवाद के दंश को लंबे समय से झेलता रहा है और भारत देश दुनिया के हर मंच पर आतंकवाद के किसी भी रूप की निंदा करता रहा है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के मौजूदा बयान से आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति से इतर कदम ने देश की आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को धक्का दिया है, तो आतंकवाद के समर्थक के रूप में कांग्रेसी और लेफ्ट पार्टी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इजराइल पर हमास के हमलों के बाद से जब से इजराइल ने करारा जवाब देना शुरू किया है, उसके बाद से यह संघर्ष और ज्यादा तेज होता दिखाई पड़ रहा है। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है, जिसके चलते मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इजराइल के शहरों से आ रहे वीडियोस ने पूरी तरीके से देखा जाए तो दुनिया स्तब्ध नजर आ रही है। दोनों ओर से लोग बंधक बनाए जा रहे हैं तो महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मौजूदा हालात से इस संघर्ष के बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। ये मंजर गजा पट्टी पर इजरायली हमलों की भयावहता और तीव्रता को बताने के लिए काफी है। इन हमलों से गहरे जख्म देने वाले आतंकियों की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल कह रहा है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। फिलिस्तीनी अधिकारियों की माने तो इन हमलों में अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने शनिवार को हमला शुरू होने के बाद से 1500 आतंकियों के शव मिलने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि गजा में 100 से 150 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन वो इसे खत्म जरूर करेगा। हमले को देखते हुए हमास के आतंकवादी आम लोगों के घरों में घुस गए हैं। महिलाओं और बच्चों का सहारा लेना जानलेवा आतंकवाद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इजराइल हमास युद्ध की ताजा स्थिति से अवगत कराया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति की ताजा जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और दो टूक निंदा करता है। उधर शनिवार को हमास ने म्यूजिक फेस्टिवल वाली जिस जगह तबाही मचाई थी, वहां के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में जली हुई कारों को देखा जा सकता है। उन्होंने जो शुरुआत की उसका अंत इजराइल करेगा। यहाँ जो कुछ हो रहा है
वो बिल्कुल सही नहीं है। इजरायली सेना ने रात भर में करीब 200 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। खराब होते हालात के बीच WHO ने गजा के अस्पतालों में तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए एक मानवीय गलियारा स्थापित करने का आह्वान किया है। इजरायल ने गजा की पूर्ण नाकेबंदी कर रखी है। बिजली, तेल, खाद्य और राहत सामग्री समेत सभी चीजों पर पाबंदी लगा रखी है। गजा पर इसराइल के लगातार हमलों के बाद कई लोग यहां से निकलने की कोशिश में हैं। मिस्र के साथ सीमा पूरी तरह से बंद नहीं की गई है, लेकिन एक दिन में केवल 400 लोगों को सीमा पार करने की इजाजत है। लोगों की वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। इनमें भी वही लोग निकल सकते हैं जिन्हें पहले से अनुमति प्राप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इधर भारत में इजरायल दूतावास के बाहर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूतावास पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया हमारी संवाददाता मेघना देव ने। नई दिल्ली में इजरायल के दूतावास के बाहर दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस एम्बेसी के बाहर ये जो रास्ता है वो इजरायल एम्बेसी की तरफ जाता है। यहाँ पर काफ़ी बैरिकेडिंग भी नजर आ रही है और उसके साथ ही दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में एम्बेसी के बाहर दिख रहे हैं। इजरायल की एम्बेसी ने कहा है कि न केवल एम्बेसी के बाहर बल्कि उसके साथ ही एम्बेसडर जो इजरायल के एम्बेसडर है भारत में, वो जो उनका आवास है नई दिल्ली में, उसके बाहर भी सुरक्षा को ज़्यादा बढ़ाया गया है। और जो अन्य जूइश एस्टैब्लिशमेंट्स हैं दिल्ली में वहाँ पर भी सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। और इस सुरक्षा को दिल्ली पुलिस ने इजरायल एम्बेसी के रिक्वेस्ट पर, उनके अनुरोध पर इस सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हम जानते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है वो अभी जो चल रहा युद्ध है इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके मद्देनज़र ये जो कदम है ये लिया गया है। और उसके साथ ही अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय जो रह रहे हैं इजराइल में उनके लिए एक एडवाइजरी इशू की थी और उस एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि जो भी लोग रह रहे हैं इजराइल में वो सचेत रहें, ज़्यादा से ज़्यादा विजिलेंट रहें, कॉशन रखें और उसके साथ ही बेवजह कहीं आना जाना जो है वो ना करें। और उसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया था जिस पर कहा गया था कि कभी भी कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो तो लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज़, नई दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन भारत के दौरे पर हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में आज तंजानिया की राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद रहे। नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में उन्हें ये उपाधि दी गई। सामिया सुलूहू हसन ने इस सम्मान के लिए JNU का आभार जताया और इसे तंजानिया के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाली बच्चियों को समर्पित किया।
receiving an honorary doctorate as an extraordinary privilege that I accept with great pride and humility. I extend my heartfelt appreciation to Jawaharlal Nehru University for deeming me worthy of her honoris causa. This honorary causa degree will forever be etched in my history as the first to be awarded to me by a foreign country. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि भारत और तंजानिया के रिश्ते पारंपरिक रूप से काफी घनिष्ठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $6 अरब तक पहुंच गया है। India and Tanzania enjoy traditionally close and friendly relations marked by sound political understanding, regular high-level visits, diversified economic engagement, and strong people-to-people contacts. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I am happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि भारत सरकार देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण और कौशल संस्थानों को तंजानिया और अन्य अफ्रीकी देशों में कैंपस खोलने के लिए प्रेरित कर रही है। I am happy that the first offshore campus of any IIT is being set up in Zanzibar. I am told that the IIT Madras Zanzibar campus is scheduled to be inaugurated by early next month. Excellency, this institute will prove to be a milestone in educational cooperation between our great nations and continents by providing students from Tanzania, other African countries with access to world-class engineering and technology education. सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान की वजह से उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखक अरुंधति राय और पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला वर्ष 2010 का है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीआरपीसी की धारा 196 के तहत अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। दोनों पर देश की एकता के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मोदी सरकार के नेतृत्व में कुपोषण के खिलाफ देश में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर आज दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। स्मृति ईरानी ने आज बच्चों के कुपोषण के प्रबंधन के प्रोटोकॉल की शुरुआत की है। बाल कुपोषण के खिलाफ मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है ताकि देश का भविष्य अपने सपनों को साकार करने में किसी भी तरह से पीछे ना रहे। दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की ताकि देश में जमीनी स्तर पर ही बाल कुपोषण की पहचान कर उससे निपटा जा सके। मोदी सरकार पहले से ही आंगनबाड़ियों में पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों के पोषण पर नजर रख रही है। इसके लिए 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये पोषण ट्रैकर काम कर रहा है। 3 महीने में ट्रैकर बनाना और उसको देश के हर आंगनबाड़ी तक पहुंचाना, ये ऐतिहासिक काम न सिर्फ भारत सरकार, प्रदेश सरकार, बल्कि हमारी धरा पर काम करने वाली आंगनबाड़ी दीदियों ने किया। इसके लिए आपका विशेष अभिनंदन। बाल पोषण प्रोटोकॉल के तहत 10 चरण हैं जिनके आधार पर बच्चों की निगरानी की जाएगी। पहले चरण में बच्चों के विकास की निगरानी और जांच की जाएगी। दूसरे चरण में कुपोषित बच्चों के लिए भूख का परीक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में चिकित्सा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। चौथे चरण में देखभाल के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, जबकि 5वें चरण में पोषण का प्रबंधन किया जाएगा। छठे चरण में चिकित्सा का प्रबंधन और 7वें चरण में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और परामर्श पर ध्यान दिया जाएगा। 8वें चरण की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर का दौरा किया जाएगा।
9वें चरण में बच्चों की लगातार निगरानी की जाएगी और 10वें चरण में आगे भी बच्चों पर लगातार ध्यान रखा जाएगा। इन चरणों के माध्यम से आप तय कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कम कुपोषण है, कौन मध्यम और कौन तीव्र कुपोषण से पीड़ित है। देश में 1970 के दशक से आंगनबाड़ी की व्यवस्था कैसी हो, इस पर चिंतन मंथन चला रहा था। लोग देश की संसद में, संसद के बाहर इस विषय पर मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक आंगनबाड़ी की सहायिका या दीदी का मिशन नहीं, ये एक नेशनल फ्लैगशिप मिशन बनेगा और पोषण अभियान ने उसी दृष्टिकोण से जन्म लिया। बाल पोषण का प्रोटोकॉल 2 तरह से काम कराएगा। पहले समुदाय आधारित, यानी जिन बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की दिक्कत नहीं है उन्हें समुदाय के स्तर पर ही देखभाल दी जाएगी और इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माता पिता को शिक्षित करेंगी। दूसरा, जिन कुपोषित बच्चों को चिकित्सा की जरूरत है उन्हें पोषण एवं पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। ये प्रोटोकॉल कुपोषण के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और खबर खेल के मैदान से, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने बांग्लादेश को जीत के लिए 365 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 227 रन ही बना सकी और मुकाबला गंवा बैठी। इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने शतकीय पारी खेली और 140 रन बनाकर आउट हुए। बीते दिनों चीन में आयोजित हुए एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। खेलों में भारत की महिला शक्ति ने एक बार फिर से प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 50% पदक जीते। भारत की इन बेटियों ने अपने संघर्ष को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रचा है। इन खेलों में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश को उत्साहित कर दिया है। 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर खिलाड़ियों ने अब की बार 100 पार के नारे को भी सच कर दिखाया। खेलों में भारत की महिला शक्ति ने एक बार फिर प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 50% पदक जीते। मध्य प्रदेश के देवास जिले के छोटे से गांव अमलाताज की रहने वाली भारतीय नौकायन टीम की सदस्य नेहा ठाकुर ने रजत पदक जीतकर सभी का मान बढ़ाया। घोड़सवारी में 41 साल के बाद भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने वाली घोड़सवारी डेसेज टीम की सदस्य दिव्या कीर्ति सिंह को ये खेल विरासत में मिला है। उनके पिता विक्रम सिंह राठौर पोलो खिलाड़ी थे और दिव्या कीर्ति बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी करते देखती थी। किरण बालियान ने शॉट पुट यानी गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर दुनिया को बता दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ये पदक इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत को 72 साल के बाद इस स्पर्धा में पदक मिला है।
सहारनपुर में सरसावा क्षेत्र के गांव झबीरन की रहने वाली प्राची चौधरी ने 400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक हासिल किया। बेटी की इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। प्राची के पिता चौधरी जयवीर सिंह किसान हैं। बेटी की इस कामयाबी पर पिता के आंसू खुशी से छलक पड़े। ट्रैक पर तूफान की तरह दौड़ने वाली भारत की रनिंग क्वीन हरमिनल बैंस ने 1500 मीटर और 800 मीटर में रजत पदक जीत दोहरी उपलब्धि हासिल की। अपने परिवार की विरासत को भी जीवित रखा। दरअसल हरमिलन के माता पिता भी एथलीट हैं। हरमिलन की माता माधुरी सिंह ने भी बुसान एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में पदक जीता था। मेरठ की बेटी अनु रानी ने देश को सोना दिलाकर देश का मान बढ़ाया है। अनु रानी का जीवन संघर्षमय रहा। जब उन्होंने भाला फेंक खेल चयन में उन्हें गांव वालों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने गन्ने के खेत में गन्ने को भाला बनाकर खेलना शुरू किया। लड़की के लिए ज्यादा स्ट्रगल होते हैं क्योंकि गांव से निकलना, फैमिली की जो थिंकिंग है उसको चेंज करना। तो मैं तो जब घर से बाहर आई थी, मेरे पास ना तो शूज होते थे ना मेरे पास टी शर्ट होती थी पहनने के लिए। और तो मैं फिर पड़ोस में कोई गेम कर रहा था, उसका शूज लेके आती थी, टी शर्ट पहनती थी, फिर कॉमर्शियल खेलने जाती थी, फिर वापस आके उसको वापस करती थी। तो मतलब काफी लंबी कहानी है, तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। भारत की इन बेटियों ने अपने संघर्ष को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की वो इबारत लिखी है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां प्रेरित करती रहेंगी। साथ ही इनकी ये लगन भारतीय खेल को विश्व पटल पर और ऊंचे आयाम से रूबरू करेंगी। स्पोर्ट डेस्क, डीडी न्यूज। तो एशियन गेम्स में देश की बेटियों के कमाल की इस खबर के साथ न्यूज नाइट के में आज के सफर में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे जालिम